नमस्कार। विद्महे में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो भी विषय हम आपके लिए लाएं उसे बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा सकें, बहुत ही सरल माध्यमों के द्वारा आपको समझाएं। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। हमारे विषय हैं उपसर्ग और प्रत्यय। हमें उपसर्ग और प्रत्ययों को जानना है, परंतु इस वीडियो में केवल आज हम उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं उपसर्ग क्या है। सबसे पहले आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आगमन, प्रतिदिन, विशेष, निर्देश, सुगम, अतिरिक्त। क्या ये सभी जो शब्द यहाँ लिखे हैं, क्या ये एक ही शब्द हैं? अगर आप सभी पर ध्यान दें तो ये एक नहीं है। इन शब्दों में एक मूल शब्द है और उसके साथ में एक शब्द का टुकड़ा एक जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, प्रत्येक शब्द में ये जो लाल रंग का शब्द है, ये जो रेड पार्ट है, ये इन शब्दों में जुड़ा हुआ है। अब ये क्यों जुड़ा हुआ है, इसका कार्य क्या है, किस लिए जोड़ा गया है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, गमन शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर आप यहाँ देखें तो गमन शब्द का अर्थ क्या है? गमन का अर्थ है जाना। गमन की मीनिंग है जाना। दिन की मीनिंग क्या है? दिन, एक दिन या डे। शेष का मतलब जो बचा हुआ है या लेफ्ट। देश यानी कंट्री। गम यानी जाना। रिक्त यानी खाली यानी ब्लैंक। पर इनमें जब ये रेड पार्ट इनमें जोड़ा गया, इनमें ये शब्द के जो टुकड़े हैं इनको जोड़ा गया, तब इनका अर्थ कुछ बदल गया। कैसे, ये देखिए। गमन शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया जाना, यानी जाने की जो क्रिया है उसे हम गमन कहते हैं। परंतु इसमें जब आ जुड़ा, हमने इसमें आ जोड़कर लिखा, तो इसका अर्थ हो गया आना, यानी आने की क्रिया। यानी यहाँ पे शब्द का जो अर्थ था वह बदल गया है। ऐसे ही दिन जो शब्द है, दिन का मतलब मैंने आपको बताया डे या एक दिन, परंतु प्रति जो ये शब्द का टुकड़ा लगा है, ये जो शब्द इसमें जोड़ा गया है, इस वजह से इसका अर्थ अब चेंज होकर बन गया है एवरीडे, यानी प्रतिदिन, हर दिन। इसका मीनिंग चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह इन सभी शब्दों के जो अर्थ हैं वह चेंज हो गए हैं। शेष का मतलब था जो बचा है, बचा कुछ होता है या लेफ्ट, पर विशेष का मतलब हो गया इम्पॉर्टेंट। देश का मतलब कंट्री। निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शंस, आदेश। सुगम, गम का मतलब जाना, सुगम मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला। अतिरिक्त, रिक्त का अर्थात था स्थान, यानी खाली स्थान, रिक्त खाली। और अतिरिक्त का मतलब है इसके अलावा, है ना। तो इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वह अब चेंज हो गया है, बदल गया है। वो किस वजह से? क्योंकि हमने ये जो शब्द के टुकड़े हैं इनमें जोड़े। अब आप यहाँ पर देखिए, उपसर्ग जो शब्दांश यानी शब्द का टुकड़ा, जैसे ये शब्द हैं, लाल शब्द के जो टुकड़े हैं वो या हिस्सा किसी शब्द से पहले लगाकर यानी लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये जो शब्द हमने लगाए, ये हमने शब्द के आगे लगाए, यानी उसके सामने लगाए, उसके पहले लगाए, तो इनकी वजह से नए शब्द बन गए। वरना पहले सिर्फ गमन था, पर अब आगमन बन गया तो नया शब्द बन गया है। ठीक है, एक तो नया शब्द बन गया और दूसरा उसकी मीनिंग भी चेंज हो गई। नया शब्द कब बनेगा? जब उसकी अलग मीनिंग होगी। अगर मीनिंग सेम होगी तो वो नया शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर नया शब्द बन गया, ठीक है, और उसकी मीनिंग भी चेंज हो गई है। तो इसी शब्द के टुकड़े को जो शब्द के आगे लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, और उपसर्ग जो शब्द है वह अपने आप में भी यही मीनिंग रखता है। उप का अर्थ होता है सामने या पास में, और सर्ग मतलब हिस्सा।
तो दोनों शब्द मिलकर उपसर्ग यानी सामने का हिस्सा। तो सामने का हिस्सा कौन है? वो जो शब्द का टुकड़ा है वही सामने का हिस्सा है, और वही क्या करता है? शब्द की मीनिंग चेंज करने में मदद करता है या नया शब्द बनाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे थोड़े और उदाहरणों के साथ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दुर जमा गुण, दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना दुर्गुण। निर्जमा बल, दो शब्दों से मिलकर एक बना निर्बल। सुजमा पथ से बना सुपथ। अब यहाँ पर जो दुर, निर और सु हैं ये उपसर्ग हैं। ठीक है, ये शब्द के टुकड़े हैं। और जो गुण, बल और पथ हैं ये मूल शब्द हैं, यानी जो असली शब्द हैं ये हैं। अब गुण शब्द का अर्थ है क्वालिटी यानी कोई अच्छाई, और दुर का अर्थ होता है अपोजिट। दुर का कार्य क्या होता है? किसी भी शब्द की मीनिंग को अपोजिट बना देना, उसको बिल्कुल उल्टा मीनिंग देता है। तो गुण का मतलब क्वालिटी, अब जब दुर इसमें लगा तो इसका मतलब हो गया कोई बैड क्वालिटी, कोई बुरा गुण, है ना। बल का मतलब ताकत होता है, निर उसमें उपसर्ग लगा तो इसका अर्थ हो गया बिल्कुल पावरलेस, बिल्कुल मतलब बिना पावर का, बिना शक्ति का। ठीक है, पथ का मतलब मार्ग यानी रास्ता या वे, और इसमें सु ऐड करने पर, सु जमा करने पर इसका अर्थ हो गया अच्छा मार्ग यानी अच्छा रास्ता। ठीक है, तो ये जो सभी उपसर्ग होते हैं, ये जो दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि ये जो सभी उपसर्ग हैं, इन सभी उपसर्गों का अपना अपना अर्थ है। ठीक है, तभी ये दूसरे शब्दों का मीनिंग चेंज कर पाते हैं, तभी उनमें जुड़कर ये उनकी मीनिंग बदल पाते हैं। क्योंकि अगर इनका कोई मीनिंग नहीं होगा तो ये जुड़े या ना जुड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु इनका अपना मीनिंग होता है, इसी वजह से ये दूसरे शब्द का भी मीनिंग चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के हैं। देखिए, संस्कृत में सबसे पहले, क्योंकि संस्कृत में ही उपसर्ग हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वह सबसे पुरानी भाषा है, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हमें प्राप्त होते हैं इस प्रकार से: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ यानी आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। इस प्रकार से 22 उपसर्ग हमें मिलते हैं। ठीक है, और इन सभी का अपना अपना अर्थ है। हिंदी में, क्योंकि संस्कृत के बाद में अब हम हिंदी ही देखते हैं, हिंदी भाषा को देखते हैं, तो हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी उपसर्गों को 3 कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, मेनली इनकी 3 कैटेगरी बना दी गई हैं। पहली है संस्कृत के उपसर्ग, या जो अभी मैंने आपको ऊपर बताए। दूसरी हिंदी के उपसर्ग जो अपने आप हिंदी भाषा में बने हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में बनाए गए हैं। और तीसरे प्रकार जो है वो है उर्दू, फारसी व अंग्रेज़ी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, यानी जो हमारी बाहर की भाषाएं हैं, देश के बाहर की भाषाएं हैं, उन भाषाओं से बने उपसर्ग जिनका प्रयोग हम अब हिंदी भाषा में करने लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हिंदी भाषा अपने आप में पूरी शुद्ध नहीं है। ठीक है, उसमें कई सारी भाषाओं के शब्द ऐड होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन इस तरह से ऐड होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं। संपूर्ण जो शब्द है वो सम, उसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब सम क्या है? यह एक संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। निबंध जो शब्द है वो नी उसमें उपसर्ग जोड़ा गया है, यह भी एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और सुशिक्षित में भी सु है। अब ये जो दूसरे उदाहरण है हिंदी के उपसर्ग, अन, अध और भर, ये तीनों जो उदाहरण हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं, ये अपने हिंदी भाषा में बने उपसर्ग हैं। और उर्दू, फारसी व अंग्रेज़ी के उपसर्ग, खुशनसीब में खुश, बेईमान में बे और सब इंस्पेक्टर में सब, ये जो उपसर्ग हैं ये अलग भाषाओं के हैं। इनके कुछ अन्य उदाहरण भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, आप चाहें तो इन्हें समझ सकते हैं। कई सारे उदाहरण हैं, ये हिंदी के हैं। यहाँ कुछ आपके लिए संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं। उर्दू के आप देख सकते हैं कि सभी में अलग अलग
उपसर्ग हैं और सभी उपसर्गों के अपने अपने अर्थ हैं। जैसे बे का यहाँ पे अर्थ है बुरा यानी अभाव, है ना। तो बेसमझ जो शब्द इससे बेसमझ बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें समझ ना हो, समझ का अभाव हो। ठीक है। और कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी यहाँ पर हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको सभी उपसर्गों के, जितने भी हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग हैं, उन सभी के अर्थ सहित आपको उपसर्ग का एक लिंक देंगे, जिसको आप खोलेंगे तो आपको सभी अर्थ वाले उपसर्ग मिल जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।